प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये 35 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ताप का एसआई मात्रक क्या है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो ताप का एसआई मात्रक, दो पद्धतियां ध्यान रखिएगा। एसआई मत पद्धति आपका पूछता है और एमकेएस पद्धति पूछता है, ठीक। तो एसआई पद्धति में जो है ताप का मात्रक आपका होता है केल्विन। इसको के से भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, केल्विन के से। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। सदिश राशियां वह होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, ठीक। परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें आपका संवेग और त्वरण और बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी इसमें राशियां आपकी दी गई हैं, संवेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। इन्हीं में से आपसे पूछ लेगा अगर सदिश राशियां और दिशा राशियों से पूछेगा तो सदिश राशियां आपकी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दी गई हैं। और अदिश राशियों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वह होती हैं जिनमें परिमाण जो है होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। तो इसमें आपका देखो समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सब क्या है, ये सब आपकी अदिश राशियां होती हैं। तो इसमें आपका भी डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप ये अदिश और सदिश राशियां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। चौथा नंबर देखो प्रश्न बच्चों दिया गया है कि जड़त्व का गुण कौन सा होता है, ठीक। जड़त्व का गुण और प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है और किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो जड़त्व का गुण होता है वो सभी वस्तुओं में होता है। अपनी स्थिति के कारण जो है उसमें क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, ठीक। कोई भी वस्तु कहीं पर भी हो उसमें जड़त्व का गुण जरूर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो छठा नंबर, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति 746 वाट का होता है, ठीक। अश्वशक्ति मतलब हार्स पावर, इसको एचपी से भी लिखा जाता है, ठीक। एचपी से लिखते हैं इसको। तो एक हार्स पावर यानी अश्वशक्ति बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 746 वाट। 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, एफ बराबर एम ए से, ठीक है। न्यूटन के किस गति के नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल मतलब एफ बराबर एम ए, ठीक है, एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये आपका द्वितीय वाले सूत्र से यानी द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है। तो दाब भैया घटता है। इसमें सेकेंड वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, दाब घटता है ऊपर जाने पर। अगला प्रश्न देखो, 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है। ऑप्शन आपके पास है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से ताप का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक, सॉरी पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब गर्म करते हैं और कुकर क्या होता है, चारों तरफ से बंद है, उसकी जो भाप है, जो वाष्प होती है वो निकल नहीं पाती है, ठीक। और अंदर से पानी क्या है आपका गर्म हो रहा है, खोल रहा है, उबल रहा है। तो उससे क्या होगा, जो गैस का दबाव होगा वो बढ़ जाता है और इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जो है जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन दिया, पृथ्वी तल का पलायन वेग कितना है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग वो होता है कि ऐसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो वस्तु वापस मतलब ना आके अंतरिक्ष में चली जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा वेग होता है, ये भैया होता है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है तो वो
अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी के तल का पलायन क्या होता है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। तो ये होता है बच्चों पृष्ठ तनाव। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। आवर्तकाल में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लोलक की लंबाई यानी मान लेते हैं कि कोई ये आपका कोई स्टे है और यहाँ पर आपके ये लोलक लटका हुआ है। ठीक, यानी कोई धागा बांध दो या रस्सी बांध दो, तो ये मान लो इतना बड़ा है तो आपकी आवर्तकाल इसी के हिसाब से जो है मान लो इतना इतना बड़ा है, और वही की बाद लोलक की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी तो ये आवर्तकाल इतना हो जाएगा। तो आवर्तकाल यानी आने जाने का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जायज़ सी बात है, अगर लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 14 नंबर बच्चों दिया गया है कि ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जाती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो ये सिर्फ ठोस में जो है उत्पन्न की जा सकते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें तो ये लिखा है कि अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो ये आपकी तीनों माध्यम में, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इन सब में जो है प्राप्त की उत्पन्न की जा सकती हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक सभी लोग जानते हो, हर्ट्ज होता है। ठीक, और इसको HZ से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा HZ। ठीक, हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया 18 नंबर, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो किस ध्वनि तरंग का वेग सर्वाधिक होता है, तो कहाँ पर होता है। तो इसमें आपका ठोस में होगा। किस में होगा, ठोस में। ध्वनि तरंग का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर कितना होता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे वह होती हैं जिनकी आवृत्ति परिसर जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो शुष्क वायु का कहो और चाहे डायरेक्ट वायु कह दो। ठीक, तो इसमें आपका 332 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न दिया गया, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों। क्योंकि इनकी ध्वनि का तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जिन ध्वनियों का तारत्व अधिक होगा वे ध्वनियाँ जो होती हैं वो पतली ध्वनि होती है उनकी। ठीक है, यानी महीन ध्वनि होती है उनकी। ठीक है, और जिनका तारत्व तो कम होगा वह मोटी ध्वनि होती है। जैसे शेर का दहाड़ना, इसमें क्या है, इसका तारत्व तो कम होता है इसलिए ये मोटी आवाज़ होती है। और मच्छर की भिनभिनाहट, इसमें तारत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है इसलिए इसकी आवाज़ पतली होती है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं जिनमें तारत्व अधिक होता है तो ध्वनि पतली होती है, और तारत्व कम होगा तो ध्वनि क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता, अर्थात भेदन क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणें होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे 24 नंबर, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। 24 नंबर के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं। 25 नंबर, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये भी आपका बच्चों जूल होता है। कार्य और ऊष्मा का मात्रक सेम होता है, जूल। 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, मानव शरीर का ताप मानव शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए एवं बी दोनों। 27 नंबर प्रश्न, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है, तो बच्चों इसमें आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है घनत्व, ठीक, और न्यूनतम आयतन होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की होती है, बर्फ, बालू, पानी अथवा लोहा, तो इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, न्यूनतम संभव ताप कौन सा है जिसको परम ताप भी कहते हो, तो वो हो जाएगा आपका -273 डिग्री केल्विन, सॉरी सेंटीग्रेड, ठीक, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है, हमने आपको नोट्स में अच्छे से आपको समझाया है, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर विज्ञान की पूरी लिस्ट आपकी मिल जाएगी, वहाँ से जितने भी वीडियो आप देखना चाहते हो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नोट्स अगर प्राप्त करना है, आपको पीडीएफ लेना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं डेली के डेली जो है वीडियोज़ की जो पीडीएफ होती है वो डाल देता हूँ। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है ठोस में ऊष्मा का संचरण। जल की बात करेंगे, यानी द्रव में अगर ऊष्मा का संचरण की बात करेंगे तो वो संवहन विधि होता है, और विकिरण विधि से जानते हो वातावरण का गर्म होना। 31 नंबर प्रश्न आपका देगा, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर कष्ट अधिक होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो 32 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, संवहन नहीं है, यहाँ पर गलत हमने बता दिया है, ध्यान रखिएगा, संवहन तो द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकिरण, विकिरण द्वारा जो है ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक। 33 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगें होती हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया है कि किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस माध्यम की बात कर रहा है, तो इसमें आपका लाल माध्यम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस माध्यम की जब बात करेगा तो लाल रंग, ध्यान रखिएगा। और 35 नंबर प्रश्न, तुलनात्मक अध्ययन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन की बात करेंगे तो बैंगनी रंग, और सबसे जो है किस माध्यम की बात करेगा तो लाल माध्यम, ठीक, लाल रंग के माध्यम से सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और 36 नंबर प्रश्न थोड़ा सा और देख लेंगे कि किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वो भी आपका बैंगनी रंग होता है, ठीक, ए ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 36 तक के प्रश्न करवा दिए हैं, बाकी शेष प्रश्न कल की वीडियो में करवाएंगे। और इस पूरी श्रृंखला में लगभग 200 के आसपास में प्रश्न हैं, तो आप लोग रोजाना जो है क्लास अटेंड करा करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।